हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करते हैं, हमेशा उसी से शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आज भी ज़रूर देखना है, क्योंकि आज भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट इन्वेस्टिंग.इन नहीं देखी है, हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज, डोमेस्टिक मॉडल पोर्टफोलियोज नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए इन्वेस्टिंग.इन। आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमने बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, राइट। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए कि ब्रेंट करंटली, जब मैं वीडियो बना रहा था, अराउंड $74 पर बैरल है ब्रेंट क्रूड, राइट। तो विच इज़ आई थिंक मतलब बेस्ट न्यूज़ है लास्ट एक साल में। अगर हम चीज़ें देखें जिस तरह से रही हैं, फ्रॉम इंडिया यूएस ट्रेड डील से लेके फिर ये ईरान और यूएस वॉर तक, तो अभी तक एक बहुत अच्छी खबर यही आई है कि ब्रेंट जो है वो 75 से नीचे चला गया है, राइट। एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं अगर ये नीचे चला जाता है। बिकॉज एनर्जी इंपोर्टर हैं हम, बहुत बड़े 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारा इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा, चीज़ें मैनेजेबल हो जाएंगी, गवर्नमेंट फिनांसेस इंप्रूव हो जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी आ सकती है अगर ये रहता है यहाँ स्टेबल। बट इसमें बहुत बड़ा इफ है, बहुत बड़ा। आई नो इसमें बहुत बड़ा इफ है कि ये कब तक यहाँ रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो द मूड ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द व्हाइट हाउस, राइट। तो उसका अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि देखो, सब चीज़ों का जैसे ब्रेंट कम हो रहा है तो बॉन्ड्स मार्केट भी नीचे जा रही है। यूएस की 4.4 पे चली गई, तो 4.5 से नीचे चली गई है वो वापस। तो 4.65 तक टच कर गया था, तो 0.2% के आसपास नीचे चली गई है, ठीक है। तो मतलब अब एक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़े भी, तो जैसे पहले होता था दो बार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे क्या यूएस के, या 3 बार बढ़ जाएंगे क्या यूएस के इस साल। तो अब शायद मार्केट थोड़ा थोड़े उनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है, जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं। इंडिया में भी जो 10 ईयर जीसेक है वो कम हुआ, राइट। जैसे ये कम हुआ है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस का एज अ साइड इन्फ्लेशन से डायरेक्ट इंपैक्ट है, और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे है? इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो वो सारी चीजें समझते हैं आप। तो कल एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो चीज चल रही है वो कमोडिटी में, मेजरली गोल्ड एंड इवन सिल्वर। बट गोल्ड जो है, अगर हम जिसको ज्यादा ट्रैक करा जाता है, वो $4000 से नीचे टच हुआ पर आउंस, राइट। तो वो आई थिंक लास्ट फरवरी 2025 या पता नहीं कोई तो नंबर, आई थिंक नवंबर 2025 या अक्टूबर 2025 के बाद लोवेस्ट नंबर पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये रीजन कह रहे हैं कि यार मतलब गोल्ड क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स बेच रहे हैं क्या, एंड इशू क्या है, मतलब वाई गोल्ड इज गोइंग डाउन। मतलब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार रिजॉल्व हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, मतलब एकदम इकोनॉमीज एकदम बढ़िया चल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इश्यूज तो हैं, अभी भी क्वाइट अ फ्यू इश्यूज आर देयर। तो इतना सिग्निफिकेंट गिरावट क्यों आई है? तो ऑफ कोर्स एक तो देखो वैल्यूएशन, तो 5400 5300 टच हो गया था, ठीक है। तो मतलब वो तो थोड़ा सा हो ही गया था एक्सपेंसिव, राइट। तो एक वो चीजें हैं। सेकंड, डॉलर जो है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। वो 101 क्रॉस हो गया है डॉलर इंडेक्स, अगर हम बात करें तो। तो डॉलर जो स्ट्रांग होता है ना, टिपिकली कमोडिटीज पे प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है। और डॉलर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो डॉलर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई लोगों को एक्सपेक्टेड ये है कि हॉर्मुज खुल जाएगा, तो बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं अलग अलग देशों की, राइट, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इवन आई एम श्योर इंडिया, यूएस, तो उन सबके स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इन लास्ट 2-3 मंथ्स। क्योंकि भाई अब ऑयल मिल ही नहीं रहा है मार्केट से, तो जो अपने पास रिजर्व है वहीं से निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से यूज करें, मतलब एनर्जी तो चाहिए ना लोगों को। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व कम हुए हैं, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि भाई हॉर्मुज खुल जाएगा, तो ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व भरेंगे सबसे पहले ये सारे देश। तो ये भरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो लेटेंट डिमांड थोड़ी आएगी। और डॉलर में ही मोस्टली मतलब बेसिकली ऑयल ट्रेड होता है, तो डॉलर की एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़े। और फिर येन ज़्यादा टूट रहा है, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो अगेंस्ट यूरो और येन ही मेजरली है, ठीक है। तो येन ज़्यादा टूट रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वहाँ बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट। डॉलर इंप्रूव हो रहा है तो गोल्ड जो है गिर रहा है, मतलब थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट की तरह देखा जाता है ना, करेंसी की तरह देखा जाता है ना गोल्ड को। जब भी तो सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक्स भाई बाय कम नहीं करेंगे, उनको लगे अरे यार डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर भी तो रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं।
तो वो भी एक फैक्टर है। फिर टर्की, मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये है कि टर्की कंसिस्टेंटली सेल कर रहा है, टर्की का सेंट्रल बैंक, राइट? ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, मतलब आई थिंक मई का जो नंबर आया है, पता नहीं अप्रैल का नंबर आया था, तो ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं अभी भी, बट टर्की जो सेंट्रल बैंक है वो कंसिस्टेंटली काफी सेल कर रहा है, तो उसने थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी बनाया हुआ है। तो ये रहा यूएस मार्केट्स, मतलब S&P 500 फ्लैट रहा, थोड़े से नास्डैक 100 जो बेसिक नास्डैक जो थोड़ा टेक ओरिएंटेड है ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें है गिरावट थोड़ी 0.3%, जब मैं देख रहा था तो 0.3% वो डाउन था। मतलब थोड़ा है अभी भी, ये सेमीकंडक्टर एआई स्टॉक्स की वैल्यूएशंस पे थोड़े-थोड़े लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स अभी उठाने लग गए हैं, राइट? और कुछ-कुछ जैसे कमेंट्स कॉस्पी वगैरह में, मतलब साउथ कोरिया में आए कि भई अनरियलाइज्ड गेन्स पे भी गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है, तो वो सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा आई थिंक मार्केट इज़ लिटिल नेगेटिव सेंटीमेंट अभी वो क्रिएट हो रहा है, राइट? थोड़ा-सा। अब वो कितना बढ़ेगा, कम होगा, ये वी विल हैव टू सी, बट वहाँ पर अभी लास्ट 3-4 दिन से सेमीकंडक्टर अराउंड थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है और उसके चक्कर में गिरे हैं सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ठीक-ठाक। तो अभी मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या स्टेटस है भई? अभी ओपन हुआ है, नहीं हुआ है? ये आप सबको सब डेली पूछना है, मतलब अगर रोज़ भी कोई पूछे, तो सबको ये सवाल तो रहता ही है। तो देखो इम्प्रूवमेंट तो है, ठीक है? तो मतलब ये डेफ़िनिटली है कि क्या ये वॉर से पहले जैसा है? तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉर से पहले तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 50 मिलियन जो बैरल्स है, वो पर डे वहाँ से मतलब निकलते थे, जाते थे, आते थे टाइप्स, राइट? 50 मिलियन बैरल्स। बीच में वॉर जब था तो वो ऑलमोस्ट लाइक 0 टू 5, मतलब कुछ दिन तो 0 भी रहा, और मतलब टिपिकली वो 0 टू 5, 0 टू 2 मिलियन बैरल्स पर डे ही फ्लो हुए हैं। राइट, अप टू 10, मतलब एवरेज आप मान के चलो 5 मिलियन बैरल जो है पर डे फ्लो हुए हैं फ्रॉम काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ मार्च टिल नाउ। अब लास्ट लेकिन 4-5 दिन से, जब से 15 जून को हुआ है ना, इनकी ट्रेड डील अनाउंस वगैरह सब चीजें, तो तब से ट्रैफिक जो है वो अब जो दिख रहा है वो 15 से 20 मिलियन बैरल्स पर डे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव हुआ है 5 मिलियन बैरल्स एवरेज से, वो 15 के आसपास तो पहुंच गया, 15 से 20 के आसपास पहुंच गया, कुछ कुछ दिन 20 भी हो रहा है। तो करंटली एज पर केपलर, राइट, केपलर जो मेजरली ये सारा डेटा देती है, तो एज पर देम तो ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, अब ये 50 कब पहुंचेगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि भाई 1 महीने तक 25-30 तक पहुंच जाएगा बिलियन बैरल्स, और फिर 50 पहुंचने में उसको फ्यू मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे शिप्स को रिनोवेशन करना पड़ेगा, मतलब जो मतलब क्रूड ऑयल लेके जाते हैं, फिर मतलब कम वो ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, उसको मैनेजमेंट, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सप्लाई चेन एंड फिर इंश्योरेंस का सेटअप वापस, फिर किस करेंसी में ट्रेड होगा, वो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम टू रीच आउट टू द प्री वॉर लेवल, मतलब अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल से पहले, सॉरी 28 फरवरी से पहले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो इसकी मतलब ईरान, कल भी ईरान का स्टेटमेंट आया कि मतलब सेंट्रल बैंक के ईरान के, कि ईरान जो है ऑयल पेमेंट्स, अब ईरान के तो मतलब ये हो रहा है ना कि ऑयल अलाउड हो गया। कल परसों मैंने आपको बताया था कि भाई ऑयल तो अब बेचना अलाउड है ईरान को। तो अब उनका स्टेटमेंट आया कि भाई हम जो है सिर्फ डॉलर में नहीं लेंगे, हम हर करेंसी में पेमेंट्स लेने को रेडी हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट, तो दे वांट टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड डॉलर बेस्ड पेमेंट्स, एंड आई एम श्योर एवरीवन वुड वांट, स्पेशली जिस तरह के सैंक्शंस उन पे लगाए हैं, डॉलर जो उनके थे यूएस में वो जब्त कर लिए, मतलब उसको रोक दिया गया, तो ये सारी चीजें यूएस करता है, एंड दैट इज देयर बिगेस्ट वेपन, राइट? किसी के अगर कोई भी चीज हमने पोखरण किया था तो हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे, तो वो उनका सबसे बड़ा औजार है। ठीक है, कि भाई उनको पता है डॉलर रिजर्व रखेंगे या डॉलर में रखेंगे, तो डॉलर को ही रोक दो, मतलब वो सैंक्शन लगा दो कि भैया हम तो दे ही नहीं रहे पैसे तुम्हारे, तो वही सब चक्कर है। तो वो जो चीज़ है उसके चक्कर में अब सब डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहे हैं, तो कल सेंट्रल बैंक की ही आ गई कि भई हम तो सब चीज़ों में ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है? सो दैट्स व्हाट इट इज़। बाकी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो आरबीआई गवर्नर का मिस्टर मल्होत्रा का कल स्टेटमेंट आया, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि 10 ईयर जीसेक भी गिरी, कि आरबीआई जो है अभी वेट एंड वॉच मोड में है। रेट हाइक अभी डिस्कस करना ही प्रीमैच्योर है। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट खारिज कर दिया कि भई रेट हाइक वगैरह हम नहीं सोच रहे अभी। तो थोड़ा-सा शांति मिली हुई मार्केट को, क्योंकि भई करेंसी गिर रही थी। फिर यूएस में क्या कहते हैं, मतलब एफआईआईज़ का बहुत ज़बरदस्त आउटफ्लो चल रहा है, राइट? और फिर ये इन्फ्लेशन थोड़ा-सा भई क्रूड ऑयल के चक्कर में आता हुआ नज़र आ रहा था, तो भई एक्सपेक्टेशन हो ही गई थी कि भई इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लग रहा है, मतलब यूएस में भी हो रही है, सब जगह हो रहा है वो तो। बट नाउ विद दिस 75 के नीचे क्रूड ऑयल, आई एम श्योर, राइट, कि थोड़ा-सा इनको अब हेडरूम मिल गया है, कम्फर्ट हो गया है, तो दैट्स व्हाई आरबीआई गवर्नर ने सेड कि भई अभी तो हम नहीं सोच रहे। तो
तो उसकी वजह से मार्केट को थोड़ा शांति थी। कल बढ़ी भी मार्केट, मतलब ये काफ़ी बड़ा रीज़न यही माना जा रहा था। बाकी ट्रेड टॉक्स भी यूएस और इंडिया की चल रही है, तो मैंने जैसा बोला 2 बड़े हैंगओवर्स चल रहे हैं लास्ट 1 साल में इंडिया को। थोड़ा-सा किस्मत भी खराब बोल सकते हैं कि एक तो भाई यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हुई थी। इंडिया के ऊपर मतलब बिल्कुल खतरनाक टैरिफ्स लग गए थे। राइट? तो वो एक फैक्टर जो है इंडिया के ऊपर रहा, 50% के आसपास टैरिफ लग गए। तो यूएस के साथ रिलेशनशिप थोड़े से खराब हो गए, फिर टैरिफ लग गए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्पैक्ट, फिर वहाँ पे भी सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया यूएस में भी इंडिया के खिलाफ, तो वो सब भी एफआईआईज वगैरह का फ्लो सारा स्टार्ट हुआ। अब फिर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आई थिंक 6 फरवरी के आसपास, राइट? तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमारी डील हो गई है, अब हम कम कर रहे हैं इनके ट्रेड, जो इनका टैरिफ है, फिर उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गया, तो फिर अब क्रूड ऑयल का चक्कर शुरू हो गया। तो हमारा तो 1 साल से ऐसे ही निकल गया, पहले वो डील के चक्कर में, अब ये तो बट दोनों चीज़ों में अब अपडेट चल रही है कि भाई वहाँ 75 से नीचे हो गया। और कल भी जो है न्यूज़ यही आई कि भाई यूएस इंडिया कंक्लूडेड 2 डे ट्रेड टॉक्स, रिव्यू कोर एलिमेंट्स ऑफ बायलैटरल पैक्ट, तो मतलब चल रहा है अच्छा खासा डिस्कशन, राइट? सो अभी क्योंकि 24th ऑफ जुलाई को वो 10% टैरिफ जो यूएस ने लगा रखे हैं, वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद इनको कुछ तो करना है। तो इसीलिए वो टैरिफ वगैरह की डिटेल्स जो है वो डिस्कस होके होपफुली जो है ये भी चीज़ें हमारी मंकी ऑन बैक तक चले जाए, ठीक है? बाकी देखो मॉनसून, कल तो बारिश अच्छी हुई है मुंबई वगैरह में, पुणे में भी ठीक-ठाक थोड़ी बारिश हुई है, तो एक मतलब फिंगर क्रॉस्ड चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, मैंने नंबर्स आपको परसों भी थोड़े डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कल भी एस&पी का भी यही आया है कि भाई हम एफवाई 27 में 6.6% ही इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेजरली 2 फैक्टर जो मैंने बताया, क्रूड ऑयल और मॉनसून। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और हम समझ रहे हैं कि भाई 6.6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ होगा। अब वी हैव बीन कैपेबल टू इम्प्रूव इट, तो लेट्स सी अब क्या होने वाला है। बाकी आरबीआई गवर्नर का कल एक और स्टेटमेंट आया, तो ईटी नाउ में आई वाज सीइंग सम इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई बॉन्ड इंडिसेस में हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि इंडियन बॉन्ड्स भी ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में आ जाएं। तो मोर और लेस सभी स्टेप्स इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेप्स ले लिए गए हैं, और कुछ कुछ हैं जो अगले 1-2 हफ्ते में, कुछ वीक्स में भी हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि भाई हम वी आर वेरी कीन कि भाई हम बॉन्ड इंडिसेस में आए। बॉन्ड इंडिस में आएगा तो भाई अब डॉलर चाहिए ना यार आरबीआई को। तो ये तो करेंसी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। डॉलर रिजर्व्स भी अपने थोड़े से वापस डिप्लीट हो गए थे, 40-50 बिलियन डॉलर लग गए लास्ट ईयर टू, मतलब करेंसी को थोड़ा संभालने के लिए। तो आई एम श्योर आरबीआई को थोड़ा लग रहा है कि भाई इसको बढ़ा लो वापस। तो वो एक फैक्टर यहाँ पर लग रहा है, करेंसी को थोड़ा स्टेबल कर दो। मतलब अब मुझे नहीं लग रहा कि करेंसी इंडिया की, अगेन मतलब अनलेस एंड अनटिल सम chaos अगेन स्टार्ट्स, बट इफ क्रूड ऑयल रिमेन्स समथिंग लाइक दिस, तो मुझे लगता है कि नाउ वी विल मैनेज। हो सकता है अप्रिशिएट ही हो जाए थोड़ी करेंसी, मतलब अदरवाइज आई थिंक वी आर इन अ गुड 93-94 के आसपास, वो एक गुड स्पेस है करेंसी का। ठीक है, तो इसीलिए वो एक काफ़ी फैक्टर है कि भाई हम इन सब इंडिसेस में भी आ जाएँ। तो पहले ही हम जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ चली थी 2024 में, तो वो तो ऐड हो गए थे हम, राइट? अब ब्लूमबर्ग के भी इंडेक्स में भी मतलब काफ़ी होपफुल है इंडिया कि वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही एफआईआईज़ का फ्लो जो है वो एक्सपेक्टेड है आरबीआई को उस हिसाब से। एफआईआईज़ की फ्लो की जब बात कर रहे हैं तो एफसीएनआर डिपॉज़िट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बीच में हमारी डिस्कशन नहीं हुआ था मॉर्निंग वीडियो में कि एफसीएनआर डिपॉज़िट पे सरकार जो है, मतलब आरबीआई ने जो स्वैप कॉस्ट है, मतलब जो करेंसी करना पड़ता है, वह डॉलर में लिए पेमेंट। एफसीएनआर अब बैंक है, मैं एचडीएफसी बैंक को, तो मैंने लिया डॉलर में, अब उसको पहले आईएनआर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना? और फिर मैंने उसको जो भी लोन वगैरह दिया, और फिर मान लो मेरे को वो पेमेंट करनी है, तो फिर मैंने आईएनआर से वापस डॉलर में कन्वर्ट किया। तो वो कॉस्ट है उसकी, वो मतलब 2-2.5% तक की कॉस्ट थी पर एनम उस ट्रांजैक्शन पे। तो आरबीआई ने वो पूरी हटा दी है। ठीक है, तो बेसिकली जो एफडी इंटरेस्ट मुझे मिल रहे हैं एज ए रेजिडेंट इंडियन, वही एक एनआरआई को अब मिल सकते हैं। मतलब एज पर आरबीआई नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई जो भी कॉस्ट थी उसमें, जो ये आपकी हेजिंग कॉस्ट है वो हटा दी उन्होंने, कहा वो मैं ले लूँ। तो इंटरेस्ट रेट अचानक से वो 6-7% हो गए एफसीएनआर में, डॉलर टर्म्स में। ये तो आईएनआर में दे, हम तो आईएनआर में कमाते हैं ना, मैं तो रेजिडेंट इंडिया, बट उनको डॉलर टर्म में मिल रहे हैं। तो एक तो भाई वो करेंसी जो डिप्रिसिएशन वगैरह होते हैं, की टेंशन होती है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा फिर अब क्या किया है ना, कि अब लेवरेज भी अलाउ किया है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि एक बैंक है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ब्रांच है सपोज दुबई में, तो वो आपको लोन दे सकता है। सपोज, ठीक है ना, कि आप आपके पास $100,000 है, आप उनके पास गए कि मुझे इसके ऊपर 9x लोन चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है ले लो, तो $100,000 दो, और मैं आपको वो $1 मिलियन दे देता हूँ। वो $1 मिलियन, सपोज वो इंटरेस्ट रेट उस पर पड़ा 5%, 5.5% पर एनम डॉलर में, तो वो उन्होंने उठा के
एसबीआई ने कहा कि चलो मेरे को लोन दे दिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हें एफसीएनआर डिपॉजिट में 6%, 6.5% मिल रहा है, वहां डाल दो। तो भाई 5.5% में लोन उठाया तुमने, अब 5-5.5% में डाल दो $1 मिलियन, तुमने तो 100 के ही लगाए ना। तो यार मतलब अचानक से, और ये 3 साल की स्कीम है, तो एवरी ईयर तुम्हें मतलब अगर वो स्प्रेड 5.5 से 6.5, 1% का अगर स्प्रेड है, उतना नहीं होगा आई एम श्योर, मतलब मुझे लगता है 0.5 0.7 का होगा, बट अगर एक जस्ट सिंपल कैलकुलेशन के तो 1% मान ले, तो भाई आप जो है 1 मिलियन डॉलर पे आप कमा रहे हो, और आपको देने वाला 6.5 कमा रहे हो, 5.5 आपको देने, तो एक 1% कमा रहे हो आप, राइट? तो 10% कमा लिया ना आपने, 1 मिलियन डॉलर, आपने तो 100,000 ही लगाए थे, 10 मिलियन डाले आप, 1 मिलियन डाला है आपने। तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो लेवरेज अलाउ किया है बेसिकली आरबीआई ने। तो बेसिकली मेरा समझाने का ये है। तो अब वो अलाउ हो गया है, तो इट बिकम्स वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट इन एफसीएनआर, अगर ये प्रोडक्ट सही से मार्केट होता है, बनता है। और अब ये कल ही आया है ये सारी चीजें, और अब लेट्स लेट्स सी कि हाउ बैंक्स मेक द प्रोडक्ट, एंड मतलब अच्छा खासा उसकी वजह से एफसीएनआर डिपॉजिट्स आ सकते हैं, और इंडिया में डॉलर पेमेंट मतलब मनी आ सकता है। बट अब इसमें कैच यही है, अब ये सब जो स्टेप लिया है ना आरबीआई ने, तो ये थोड़ा सा, ये 2013 में भी लिया था, ठीक है, जब थोड़ा सा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो गया था, इकोनॉमी की थोड़ी हालत खराब थी, तो उस टाइम पे। अब इतनी हालत ऐसे तो नहीं लगती है कि मतलब 670-680 बिलियन बिलियन डॉलर का तो है ही ना हमारे पास फॉरेक्स। तो अब वो क्रूड ऑयल भी कम हो गया है, 75 के आसपास आ गया होपफुली, मतलब तो बट आई थिंक थोड़ा आरबीआई और वट सरकार जो है, दे आर स्टिल कंसर्न अबाउट आई थिंक डॉलर। हाँ, उनको लग रहा है कि भाई ये शायद सिचुएशन, मतलब मेरे को लग रहा है कि उनको ये जो किया है, स्टेप लिया है, थोड़ा डेस्परेट स्टेप है फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव टू गेट डॉलर, बिकॉज ये 3 साल का वापस भी तो देना है, 3 इयर्स का ही तो लॉक इन है ना, 3 साल के वापस भी देना है, ठीक है। तो अब तो सेंट्रल बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई कितने पैसे आएंगे, भाई $50 बिलियन आएंगे, इसकी वजह से 20 70 आएंगे, 80 आएंगे, 100 आएंगे, तो वो क्योंकि 2 ही महीने 30 सितंबर तक की है ये स्कीम, ठीक है। तो एनआरआई जितने भी हैं वो, हाँ, अपने बैंकर से आप बात करनी शुरू कर दो, इफ यू आर इन वी आर टॉकिंग टू अस, तो वी कैन हेल्प यू इन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, कि ये भाई क्या प्रोडक्ट है और किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड तो ये चीज़ हो गई, एंड मतलब फिर यही है कि भाई इसमें 3 साल में पैसे वापस देने हैं, तो वो रीपेमेंट आराम से स्मूथ होगी या नहीं होगी। तो और क्या मतलब इस सरकार को या आरबीआई को कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि भाई ये इशू जो है ईरान और यूएस वॉर का, ये सॉल्व होता हुआ, या तो मतलब उनको लग रहा है कि यार दिस इज जस्ट ये नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन है, तब तक का ही ये इशू रिजॉल्व लग रहा है, ये फिर से बढ़ सकता है, मतलब मे बी, आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग एंड डिस्कसिंग विद यू। तो ये सब चीज़ें अब हैं, तो बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंकिंग प्रोडक्ट बनेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको ये प्रोडक्ट्स, अगर आप एनआरआई हैं, तो दिखने लग जाएँगे, और आपका बैंकर आई एम श्योर आपको रीच आउट करेगा। ठीक है, एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, मतलब नो ब्रेनर है, अगर जिस तरह से प्लान्ड है और अगर ऐसा ही आता है, तो ये तो नो ब्रेनर है यार, 10 से 15% के रिटर्न आपको पर एनम मिल सकते हैं डॉलर टर्म्स में विदाउट एनी रिस्क, तो मतलब क्या ही सोचना 3 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। अदानी पावर ने कहा है कि भई हम 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में, 45 गीगावाट की कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इवन एटॉमिक एनर्जी, राइट, न्यूक्लियर पावर में भी 10 गीगावाट की कैपेसिटी कर रहे हैं टारगेट 2035 तक। राइट, तो काफ़ी एग्रेसिव उनके टारगेट हैं। ओवरऑल कंपनी, राइट, तो उसके 1.5 लाख करोड़ के उन्होंने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, एंड 2.9 लाख करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है 7.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, और प्रॉफिट जो है 13.9% का ग्रो हुआ है ओवरऑल, कल गौतम अदानी जी का जो स्टेटमेंट आया उसमें। ठीक है, बाकी डोमेस्टिक कोल यूज जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, इवन इंपोर्ट बेस्ड पावर प्लांट्स इंडिया ने काफी सारे बनाए थे, जैसे मुंद्रा एक प्लांट है टाटा का। तो काफी सारे क्या किया था इंडिया ने भाई, क्योंकि ना पहले कोल इंपोर्ट काफी सस्ता था, फिलीपींस वगैरह से ही आता था। ठीक है, तो कई कई कंट्रीज से जो साउथ अफ्रीका से आता था, इंडोनेशिया से आता था, तो यहाँ से ना काफी सस्ता कोल आता था, मतलब इंडिया से भी सस्ता मिल जाता था ऑयल, ऐसा टाइम, ऐसा समय था। तो फिर इन पावर प्लांट ने कहा कि यार इंडिया से वो क्या, मतलब वहां से झारखंड वगैरह से आएगा, यहाँ आएगा, क्वालिटी भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं होती इंडियन कोल की, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट ये और वो, तो हम वहीं से मंगवा लेते हैं, सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, और मतलब हम तो काफी सारे, ये मुंद्रा प्लांट बना था इसलिए गुजरात में, अब गुजरात में कोल थोड़ी ना है। अब प्लांट तुमने बना दिया गुजरात में, क्यों बनाया था, शिप से आएगा भाई मेरा बाहर से कोल, ये एक्सपेक्टेड था ना उनको, तो बट वो कोल इतना महंगा हो गया।
तो कोल इतना महँगा हो गया तो बेचारे हालत खराब हो गई इन सब प्लांट्स की, राइट? इन्होंने पीपीए वगैरह साइन किए हुए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए। तो अब क्या है ना कि उसके चक्कर में भई डोमेस्टिक कोल ही वो लेना शुरू कर दिया। अब 18.7 गीगावाट की इस तरह की कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी है इंडिया की, 18 पॉइंट अच्छी खासी। उसमें से अब 5.7 गीगावाट कैपेसिटी का तो डोमेस्टिक कोल यूज़ होने लग गया है कि भैया डोमेस्टिक कोल ही भेजो वहाँ, ठीक है? और अब वो कह रहे हैं कि 4.3 और, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 गीगावाट की कैपेसिटी बहुत जल्दी डोमेस्टिक कोल से ही पूरी हो जाएगी। अब तो इंपोर्ट का वो डिपेंडेंसी खत्म, बिकॉज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है बाहर का इंपोर्ट। और काफ़ी सारे लोग कर भी नहीं रहे हैं। बताओ ये को मतलब कुछ-कुछ ये है कि भई हम हमारी ही मारा-मारी हो रही है, हमें ही करना है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, राइट? तो मतलब 21% अगर हम बात करें, राइट, इस साल में, तो 21% इंडोनेशिया से कोल रिडक्शन हमने इंपोर्ट कम कर दिया है और साउथ अफ्रीका से 68% कोल कम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और ये इसीलिए होता है, जैसे मतलब बीच-बीच में मुंद्रा प्लांट जो है टाटा का जैसे है, उसमें बार-बार सरकार जो है उसको चलाने के लिए बेनिफिट देती रहती है। अभी भी देखो सितंबर तक कर दिया है वो, पहले क्या है टिपिकली क्या है मार्च में चलाते हैं उसको सरकार। क्योंकि भई उसके पीपीए ही नहीं, मतलब उसमें इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है कोल, तो महँगा पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर नहीं सकते और उन्होंने साइन कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कह रहे हैं इससे अच्छा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करें। तो फिर सरकार बीच में आती है, वो कहती है नहीं-नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो और ये पीपीएस वगैरह की टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। तो ये अब वो सितंबर तक कर दिया है, तो वो मार्च से टिपिकली जून-जुलाई तक चलता है। अब उन्होंने सितंबर तक कर दिया बिकॉज़ मॉनसून बहुत अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बाकी टाटा चेयर ट्रेंट, हाँ, ट्रेंट कंपनी जो टाटा नोएल टाटा जो है ही इज़ बेसिकली रिटायरिंग फ्रॉम ट्रेंट। सो दिस वाज़ द अदर न्यूज़ व्हिच वाज़ देयर एंड आई एम श्योर अब वो टाटा ट्रस्ट वगैरह के चेयरमैन बन गए, तो वी विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ही बेसिकली परफॉर्म्स। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। आई नो थोड़ा-सा आज लंबा हो गया सेशन। अब क्विकली, बहुत क्विकली अब नॉन सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है, तो ये ना 401 के का चार्ट है। तो ना मतलब बीच में ना बहुत न्यूज़ आने लग गई थी और मतलब कोई काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू अस एंड से कि यार इंडिया में ना एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआईज़ को एग्जिट दे रहे हैं। एसआईपी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक फ्लो में, राइट? तो बिल्कुल भी एसआई वाले ये क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन को ज़्यादा रख रहे हैं इंडियन मार्केट के, गिरने दो मार्केट को, राइट? ताकि फ्लो मतलब एग्जिट ना मिले तो एफआईआईज़ बाहर नहीं जाएँगे और फिर जब मार्केट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर वापस डालना है एसआईपी, एसआईपी को टाइम करो एंड ऑल दीज़ कॉन्सेप्ट ज्ञान्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, ठीक है? तो फिर मतलब मेरे को ये चार्ट दिखा यार, मैंने कहा कि यार 401 के जो यूएस में लाइक इंडिया का एनपीएस टाइप, इंडिया में एनपीएस कितना साल महीने का है? मेरे ख्याल से 12 से 15 हज़ार करोड़ का है। 12 से 15 हज़ार करोड़ कितना हुआ? मतलब क्या 1.5 बिलियन डॉलर पर मंथ, ठीक है? और अगर हम एसआईपी भी लगा लें, ठीक है, तो 32,000 करोड़ की एसआईपी है, तो मतलब मोटा-मोटा 3 बिलियन डॉलर पर मंथ। तो साढ़े 4 बिलियन डॉलर अगर हम एनपीएस और एसआईपी दोनों लगा लें, तो साढ़े 4 बिलियन डॉलर पर मंथ इंडिया का इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर भाई। और एनपीएस में भी वो तो 1.5 की बात है, उसमें आई एम श्योर सारा इक्विटी नहीं होता, वो 75% 50%, तो मतलब मुझे लगता है 7 साढ़े 7 बिलियन डॉलर ही इक्विटी में जाता होगा। तो अब मोटा-मोटा मान के चलो कि इंडिया में साढ़े 3 से 4 बिलियन डॉलर पर मंथ जो है इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इक्विटीज़ में। मोटा-मोटा साढ़े 3 बिलियन डॉलर पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटीज़ में थ्रू एसआईपीज़, थ्रू एनपीएस, दोनों मिला लिया मैंने यहाँ तो। अब यहाँ है सिर्फ 401 के, तो ये कोई एसआईपी को स्ट्रक्चर नहीं है भैया, जो वैसे डाल रहे हो, मंथली डाल रहे हो या जो भी वहाँ पर एसआईपी है या नहीं, मुझे पता नहीं है यूएस में, बट जो भी है, भई जो मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ वो अलग है। बट ये जो है ना, ये 401 के है, राइट? जो मतलब कटता है आपकी कंपनी में ईपीएफ की तरह, एनपीएस की तरह। अब आप देखो यार इसमें कि ये 2020 में 22 में सॉरी, इसका मतलब ओवरऑल एनपीएस, ठीक है, ये कुछ था 30 टू 33 बिलियन डॉलर। अब जो है ये 82 बिलियन डॉलर पर मंथ, ठीक है, इन्वेस्ट हो रहा है। मैं इंडिया की क्या बात कर रहा हूँ, 3.5 बिलियन डॉलर। यहाँ पर कितना हो रहा है, 82 बिलियन डॉलर पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये ऑब्वियसली सारा सारा डेट में, मतलब इक्विटी में नहीं हो रहा। तो इनका एस्टिमेट ये है कि उसमें से 33 बिलियन डॉलर इक्विटी में हो रहा है, 33 बिलियन डॉलर। तो मतलब बेसिकली क्या, तो मतलब 10 टाइम्स हो रहा है यार इंडिया के। अब मार्केट यूएस की कितनी बड़ी है, वो 12%, 12 टाइम्स बड़ी है। तो तो बेसिकली क्या है, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं बोल रहा, और ये तो सिर्फ 401 के है यार। वहाँ के जो लोग मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो और भी होगा आई एम श्योर। वहाँ के इन्वेस्टर को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है यार, तुम एसआईपी मत करो, 401 के में मत डालो यार, क्योंकि वहाँ की मार्केट अच्छा कर रही है बस इसलिए। तो बस कि मतलब वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट? मतलब एक कंट्री जो देश, मतलब कोई, मैं वही कर, मार्केट अच्छा कर रही है तो भाई एसआईपी करो, बहुत बढ़िया है। ऐसा मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो मत करो, क्योंकि तुम एफआईआईज़ को एग्जिट दे रहे हो। तो माय पॉइंट इज़ कि गाइज़ ये सब चीज़ों में थोड़ा-सा मतलब चिल पिल लिया करो, राइट? डोंट गेट इंटू ऑल दीज़ थिंग्स।
ग्लोबली देखो ना यार, यूएस में देखो ना, तो ये इनको नहीं बेस हो रहा है कि यार ये क्या है, तुम 33-33 बिलियन डॉलर पर मंथ डाल देते हो मार्केट में और मार्केट गिर गई तो क्या होगा? ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई माय थॉट इज़ कि ये सब चीज़ों में थोड़ा-सा ना वी शुड बी वरीड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिला है मुझे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब फालतू की डिस्कशन कर रहे हैं हम एसआईपी पे, तो एसआईपी तो बहुत बढ़ाना है हमें। ठीक है? सो दैट इज़ ऑल गाइस फॉर योर टाइम। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं कुछ कमेंट्स वगैरह, या फिर शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों। जय हिंद।